हेलो एवरीवन, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास के लिए द ब्लैक एरोप्लेन रिटन बाय फ्रेडरिक फोर्सिथ करने वाले हैं। मैं सुरेंद्र कुमार, लेक्चरर इन इंग्लिश, आपका इस सेशन में स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, चलिए जानने की कोशिश करते हैं ब्लैक एरोप्लेन की स्टोरी क्या है और कैसे आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। चलिए सबसे पहले फ्रेडरिक फोर्सिथ के बारे में जानते हैं, जो इस लेसन के राइटर हैं। फ्रेडरिक फोर्सिथ का जो फुल नेम है वो है फ्रेडरिक मैकैर्थी फोर्सिथ। ये 1938 में इनका जन्म हुआ। एक ब्रिटिश नॉवलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, और एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मर स्पाई, स्पाई माने जासूस, और एक पहले ये जासूस भी रह चुके हैं। इन्होंने अपनी नेशनल सर्विस रॉयल एयरफोर्स में एज ए पायलट की थी, यानी ये खुद एक पायलट थे। इन्होंने रॉयटर्स एक न्यूज़ एजेंसी है, 1961 में ज्वाइन की थी, और उसके बाद 1965 में BBC ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन को ज्वाइन किया था। यानी ये रॉयटर्स और BBC जो न्यूज़ के मामले में जुड़े हुए हैं, तो उस दोनों संस्थाओं को इन्होंने ज्वाइन किया। और इनका जो फर्स्ट फुल लेंथ नावल था द डे ऑफ द जैकल 1971 में पब्लिश हुआ था। तो फ्रेडरिक फोर्सिथ थ्रिलर्स और क्राइम फिक्शन को लिखते हैं। थ्रिलर्स होते हैं जिनमें रोमांच हो, रहस्य हो, ऐसे ये कहानियाँ लिखते हैं। तो हमारी जो प्रेजेंट स्टोरी है, तो मुझे तो ऐसा ही लगता है कि वो भी एक थ्रिलर होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। ये कहानी एक पायलट और एक इंसान की है। मैं यहाँ इसको दो तरीके से देखता हूँ इस कहानी को, और उम्मीद करूँगा जब आप कहानी पढ़ें तो आप अपना मत जरूर बनाएं। ज़रूरी नहीं कि आप मेरे मत से सहमत हों कि ये पायलट और ह्यूमन बीइंग का जो है, जो कंसेप्ट मैं दे रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है आपको उसी से मिलना है कि आप उसी से सहमत हो। आपका अपना एक व्यू हो सकता है। अब सबसे पहले एक पायलट और एक ह्यूमन बीइंग, दोनों को अलग अलग तरीके से देखते हैं। एक ऐसे ह्यूमन बीइंग की कहानी है हु टेक्स अननेसेसरी रिस्क। देखिए, उस पायलट ने इस स्टोरी में एक ऐसा रिस्क लिया जो आपको जाके लगेगा कि अननेसेसरी था। और क्यों लिया? टू रीच हिज होम अर्ली। वो अपने घर जल्दी जाना चाहते थे। एक पायलट की कहानी है जिन्होंने एक द्वंद्व, हु फेस्ड अ डिलेमा, एक द्वंद्व को फेस किया। क्या द्वंद्व था? वेदर टेक अ यू टर्न एंड रिटर्न टू पेरिस, कि मैं यहीं से वापस हो जाऊं, पेरिस चला जाऊं, और एंटर स्ट्रेट इनटू स्टॉर्मी क्लाउड्स, या इन बादलों के बीच में सीधा घुस जाऊं। अब यहाँ पायलट को ये देखना होता है कि उसके पास क्या सुविधाएं हैं। अगर वो तूफानी बादलों में घुसता है तो उसकी क्या स्थिति होगी। और एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते कि मैं घर जल्दी जाना चाहता हूँ, मुझे घर जल्दी जाना है, मैं अपने परिवार के साथ बैठना चाहता हूँ, उसके साथ थोड़ा टाइम ज़्यादा बिताना चाहता हूँ, और अगर मैं हो सकता है वापस जाऊँ या घूम कर जाऊँ तो मुझे हो सकता है काफ़ी टाइम लगे। तो एक ह्यूमन बीइंग की जो फीलिंग्स होती हैं इस लेसन में बड़ी क्लियर कट स्पष्ट आती हैं। और एक पायलट के लिए कि मैं किस तरह से इस द्वंद्व का उन्होंने सामना किया, ये इस लेसन का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसे आपको जानना है। तो रोल ऑफ इमोशंस इन टेकिंग डिसीजंस। स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखिए, आपकी भावनाएं आपके निर्णय लेने में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। कभी भी जब भी आप निर्णय लें, अगर आज तक आपने नहीं सोचा है तो आज के बाद सभी ये सोचिए, जब आप निर्णय ले रहे हैं तो आपकी कौन सी भावनाएं प्रधान हैं, इम्पोर्टेंट हैं। उन्हीं भावनाओं के आधार पर आपका निर्णय होता है। इस कहानी में भी ऐसे ही होता है। नरेटर एक पायलट है और कहानी की बैकग्राउंड क्या कहती है? ही वॉज फ्लाइंग एन ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन। ओल्ड डेकोटा, डेकोटा उसका टाइप है एरोप्लेन का। रिटर्निंग इज होम इन इंग्लैंड, और वो अपने घर इंग्लैंड वापस आ रहे हैं। ऑन द वे
ही वॉज इन ए प्रॉब्लम कह लो, आप सिचुएशन कह लो, वेयर ही वॉज टू डिसाइड वेदर टू रिटर्न टू पेरिस और मूव अहेड टू हिज कंट्री। अब जब वो रास्ते में थे तो क्या प्रॉब्लम आई कि मैं वापस पेरिस चला जाऊं क्योंकि सामने तूफ़ानी बादल थे, या मैं उन बादलों से घुस के आगे निकल जाऊं। और इस कहानी में उसके जो इमोशंस थे उस फाइनल डिसीज़न को लेने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। इमोशंस क्या थे? अपने परिवार के साथ सुबह बितानी, कि मैं सुबह अपने परिवार के साथ नाश्ते की टेबल पर होऊंगा, ये एक डिसीज़न था उनका, ये एक इमोशन थी उनकी। तो वो उसी को ज़्यादा देख रहे थे और इसीलिए उन्होंने केयर फॉर द एंड रिजल्ट, कि अंतिम रिजल्ट क्या होगा इसकी उन्होंने केयर नहीं की। द ओनली थिंग वॉज दैट ही वॉन्टेड टू रीच हिज होम अर्ली। आगे देखते हैं। अब देखिए वहाँ जब वो डकोटा को उड़ा रहे हैं, अब हम कहानी के तथ्यों में घुस रहे हैं और उन तथ्यों से हम उस तूफान से कैसे बाहर निकलते हैं, चलिए अब इसको देखते हैं। स्टेरी एंड क्लाउडलेस नाइट, बिल्कुल तारे टिमटिमा रहे थे और बिना बादलों की रात थी। स्टोरी क्या है? डेड ऑफ नाइट अराउंड 1:30 AM, रात के 1:30 बजे थे। रात में तारे और बिल्कुल क्लियर स्काई था और द नरेटर वॉज फ्लाइंग एन ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन। ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन हम पहले ही बात कर चुके हैं, उड़ा रहा था ओवर फ्रांस, और वो फ्रांस से के आसमान में थे उस समय। और ही वॉज रिटर्निंग टू इंग्लैंड, ये आपके फैक्ट हैं जो आपकी बुक में है। तो इंग्लैंड वापस आ रहे थे। अब उन्होंने क्या किया? पेरिस कंट्रोल टावर, जब भी जो पायलट्स उड़ान भरते हैं तो वो एक कंट्रोल टावर से, जो उसके नज़दीक का कंट्रोल टावर होता है, हमेशा उनसे बात करते रहते हैं, उनसे नई डायरेक्शंस लेते हैं। तो पेरिस कंट्रोल टावर ने उनको क्या एडवाइस किया कि 12 डिग्री वेस्ट टर्न, 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड, क्या 12 डिग्री वेस्ट पर मुड़े, वेस्ट की तरफ। ही फॉलोड दैट कमांड, तो उन्होंने अपने प्लेन को 12 डिग्री वेस्ट पे घुमाया और चल पड़े आगे। अब बाय दिस टाइम जब वो उन्होंने 12 डिग्री पर मोड़ा, हिज फर्स्ट फ्यूल टैंक वॉज एम्प्टी। इस एरोप्लेन में 2 फ्यूल टैंक थे, पहले वाला लगभग खाली हो चुका था। सो ही स्विच्ड ओवर टू द सेकेंड वन, जो उन्होंने सेकेंड वन को स्विच ओवर किया। एंड ऑफ कोर्स लास्ट फ्यूल टैंक था वो, यानी एक में ईंधन खत्म हो चुका था टैंक में और दूसरे टैंक पर उन्होंने अपने एरोप्लेन को डाल दिया। ही वॉज एंशियस टू रिटर्न टू हिज फैमिली, बड़ा उत्सुक थे। देखिए ये एक ऐसी चीज़ है, आप बाहर गए हैं कहीं भी, जब आप घर के लिए निकलते हैं तो आपकी उत्सुकता बहुत ज़्यादा होती है कि हाय मैं जल्दी घर पहुंच जाऊं, मैं बहुत जल्दी घर पहुंच जाऊं। बस मान लीजिए अगर 5 मिनट कहीं रास्ते में रुकी है तो आप 50 बार ये कहेंगे ये क्यों रुक गया यहाँ पे, इसको तो आगे जाना चाहिए था। तो ये एंक्शियसनेस होती है कि मुझे जल्दी से जल्दी जाना है। ही वॉज ड्रीमिंग ऑफ ए बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ वो ब्रेकफास्ट करना चाहते थे। एवरीथिंग वॉज रनिंग वेल ड्यूरिंग द फ्लाइट, सब कुछ अच्छा चल रहा था अब तक। वो 12 डिग्री पे मुड़ गए और इंग्लैंड की तरफ उनका एरोप्लेन चल पड़ा था। लास्ट फ्यूल टैंक पे उन्होंने लगा दिया था। असेसमेंट ऑफ द सिचुएशन, और थोड़ी सी देर में जब वो अपना सारा कुछ देखने लगे, असेसमेंट किया अपनी सिचुएशन का, तो पेरिस 150 किलोमीटर लगभग पीछे जा चुका था। और उसी समय उन्होंने क्या देखा कि उनके बिल्कुल सामने बहुत बड़े तूफानी बादल छाए हुए हैं, यानी उनके बिल्कुल सामने उन्हें गहरे बादल नज़र आ रहे थे जिनमें से ऑफ कोर्स बिजली चमक रही होगी। तो 2 पॉइंट्स पे इन्होंने सिचुएशन को असेस किया। ही न्यू दैट ही कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर द क्लाउड्स। देखिए स्टूडेंट्स, पहली स्थिति एक पायलट की क्या है कि क्या मैं इन बादलों के ऊपर से उड़ान भर के चला जाऊं, क्योंकि बादल कुछ ही किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं। उससे अगर हम बहुत ऊंचाई पर चले जाएं तो वहाँ आपको बादल नहीं मिलते हैं। तो एक तो उसने सोचा
कि मैं क्या ऊपर से जा सकता हूँ बादलों के, तो नहीं, वो नहीं जा सकते थे, उन्होंने ये असेस कर लिया था। तो इसलिए वो लिखते हैं कि ही कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर द क्लाउड्स। दूसरी चीज़, अगर वो बादलों के ऊपर से नहीं जा सकते, आसमान में और ऊंचाई से आगे नहीं जा सकते, तो वो साइड से निकल जाए, कोई 100, 200, 300 किलोमीटर का चक्कर काट के तूफान को अवॉइड करते हुए निकल जाए। लेकिन समस्या क्या है? समस्या फ्यूल है। ही हैड नॉट इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। ना वो नॉर्थ से घूम कर जा सकते थे, ना साउथ से जा सकते थे। क्यों? क्योंकि जो फ्यूल था वो इतना नहीं था कि वो बहुत ज़्यादा लंबा डिस्टेंस कवर करके जाएं। तो उनके पास कोई चांस नहीं था कि वो इन बादलों को, इस तूफान को पार कर जाएं। ना ऊपर से, ना नीचे से, ना दाएं से, ना बाएं से, किसी तरह की कोई स्थिति उनके पास ऐसी नहीं थी। यानी ये उनका असेसमेंट था सिचुएशन को लेकर। अब डायलेमा क्या था? इस सिचुएशन को जब उन्होंने असेस कर लिया, उसके पास लिमिटेड ऑप्शन बचे, दो ही ऑप्शन बचे। एक, रिटर्न टू पेरिस एंड वेट फॉर द स्टॉर्म टू सीज और एंड, कि तूफान रुक जाए, पेरिस वापस चला जाऊं, तूफान रुके, उसके बाद वापस घर चला जाऊं। सेकंड ऑप्शन, टेक द रिस्क एंड एंटर द स्टॉर्म, खतरा लो, तूफान में घुस जाओ। ये सेकंड ऑप्शन है। बिकॉज ही हैड नॉट इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड द क्लाउड्स। क्यों घुसेगा तूफान में? क्योंकि देखिए, अब वो ना ऊपर से जा सकते, पहले बता चुका हूं, ना नीचे से, ना दाएं से, ना बाएं से। वापिस जा सकते हैं, ठीक है, या बादलों के अंदर घुस के, तूफान में घुस के बादलों को पार करने की कोशिश कर सकते हैं। तो उन्होंने फाइनल डिसीजन क्या लिया? अब उन्हें बहुत क्विक डिसीजन लेना था, क्योंकि सामने बादल थे, तूफान था, और एक बार घुसने के बाद वापसी की संभावना नहीं थी। तो बहुत क्विक डिसीजन उनको लेना था। अगर उन्हें पेरिस वापस जाना है तो उन्हें अभी वापस मुड़ना पड़ेगा। अगर तूफान में जाना है तो वहाँ से वो वापस नहीं आ सकते, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो एट द सेम टाइम ही वांटेड टू गेट होम अर्ली, घर भी जल्दी जाना था, और वो ब्रेकफास्ट जो फैमिली के साथ करना चाहते थे, वो उनके मन में कहीं ना कहीं वो भावनाएं बह रही थी। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया? टू टेक द रिस्क एंड एंटर्ड हिज प्लेन इन स्ट्रेट इन द स्टॉर्म, और तूफानी बादलों के बीच में वो घुस गए। स्टूडेंट्स, यहाँ मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ आपसे। जो आप रेड वाला पार्ट देख रहे हैं, आप इस पार्ट को पढ़ के क्या लगता है आपको? ही वॉन्टेड टू गेट होम अर्ली, ही वॉन्टेड टू एंजॉय ब्रेकफास्ट विद हिज फैमिली। ये एक पायलट का डिसीजन है या एक इंसान का डिसीजन है, एक मनुष्य का डिसीजन है? नो डाउट पायलट और मनुष्य ही की है, लेकिन फर्क है दोनों स्थिति में। फर्क ये है कि यहाँ पायलट ने डिसीजन नहीं लिया। यहाँ पायलट ने तो ये डिसीजन लिया कि मैं बादलों के ऊपर से नहीं जा सकता, मैं नीचे से नहीं जा सकता, मैं दाएं से नहीं जा सकता, मैं बाएं से नहीं जा सकता। और पायलट का डिसीजन था कि उसे वापस जाना चाहिए, उसे ये खतरा नहीं उठाना चाहिए। लेकिन एक इंसान का क्या डिसीजन था कि मेरा परिवार उधर है, मुझे अपने परिवार के पास जल्दी जाना है। तो उन्होंने ये डिसाइड किया और सीधा तूफानी बादलों के बीच में घुस गए। अब क्या हुआ तूफानी बादलों के बीच में घुसने के बाद? ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि क्यों तूफान बहुत मुश्किल होते हैं। अब जैसे ही वो बादलों के बीच में घुसे तो उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। एवरीथिंग वॉज ब्लैक, क्योंकि ना आसमान के तारे दिखाई दे रहे थे, ना जमीन पर लाइट दिखाई दे रही थी। सब कुछ ब्लैक ब्लैक बादलों के बीच में थे वो। द एरोप्लेन स्टार्टेड ट्विस्टिंग इन द एयर, हवा में लहराने लगा, बुरी तरह हिलने लगा, हिचकोले खाने लगा, क्योंकि हवा बहुत तेज थी। और ऑल मेजर इंस्ट्रूमेंट्स फेल्ड, जहाज के मेजर इंस्ट्रूमेंट, जो मुख्य मुख्य इंस्ट्रूमेंट थे, सारे एकदम फेल हो गए। सबसे इंपॉर्टेंट क्या? कैंपस।
जिससे वो डायरेक्शन देखते हैं, वो फेल हो गया। रेडियो सिग्नल ब्रोक हो गया, रेडियो सिग्नल टूट गया। अब रेडियो सिग्नल टूटने से अब वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात नहीं कर सकते थे, अपनी स्थिति का अंदाज़ा नहीं लगा सकते थे मैं कहाँ पर हूँ। और दूसरे जो और भी इंस्ट्रूमेंट थे जैसे हाइट को अल्टीमीटर है या बाकी चीज़ें हैं, वो भी लगभग फेल हो चुकी थी। तो घुसने के बाद मैंने जैसे बताया कि खुद पायलट ने भी कहा कि वापसी की संभावनाएं नहीं थी। अब उस सिचुएशन में जहाँ उसके सब इंस्ट्रूमेंट फेल हैं, ही कैन अंडरस्टैंड दैट ही वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म कम्प्लीटली। अब उनको समझ में आ गया था कि वो बादलों में घिर चुके हैं बुरी तरह से, वहाँ से वो बाहर नहीं आ सकते। वो रेडियो सिग्नल नहीं था तो पेरिस कंट्रोल से भी बात नहीं कर सकते थे, उन्हें अपनी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता थी क्योंकि बाकी इंस्ट्रूमेंट भी फेल थे। तो एक टेस्टिंग टाइम था उसके लिए स्टूडेंट्स। ये हमारी लाइफ में भी टाइम आता है, ये टेस्टिंग टाइम होता है, ये मैं लास्ट में बात करूंगा आपके साथ। तो एक केवल एक चमत्कार ऐसा हो जो उसको उस सिचुएशन से बचा सके, एक वही मिरेकल उन्हें अब उस सिचुएशन से निकाल सकता था। लेकिन अचानक उन्हें क्या हुआ? अब जब चमत्कार की बात है तो चलिए चमत्कार भी सामने है। ही सॉ अनदर प्लेन वेरी नियर टू द डेकोटा। अचानक उन्हें अपने डेकोटा के पास एक दूसरा प्लेन नजर आया, और उस रहस्यमयी जो प्लेन था उसके पायलट को साफ साफ देख पा रहे थे। इतना अंधेरा, इतना सब कुछ होते हुए भी उस पायलट को देख पा रहे थे। और पायलट जो था इस मिस्टीरियस एरोप्लेन का, उसने अपना हाथ हिलाकर कहा मेरे पीछे पीछे आओ, हाथ से इशारा किया पीछे आने का। ही थॉट दैट द पायलट मस्ट बी नोइंग दैट आई एम लॉस्ट। अब राइटर को लगा, नरेटर को लगा शायद पायलट को पता है मैं गुम हो चुका हूँ, एंड ही हैड कम टू हेल्प हिम, और वो शायद हो सकता है मेरी हेल्प के लिए आया हो। तो मिस्टीरियस एरोप्लेन उसके सामने आ गया और वो उसके पीछे पीछे बच्चे की तरह से उसका अनुसरण करते हुए उसके पीछे पीछे चलने लगे। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो सबसे बड़ा खतरा उनके सामने था लो फ्यूल का था, क्योंकि बहुत बड़ा डेंजर था, क्योंकि उनके पास 2 ही टैंक थे और एक टैंक उनका ख़त्म हो चुका था और दूसरे टैंक में बहुत लंबे समय से वो चल रहे थे। और डेकोटा जो है मिस्टीरियस एरोप्लेन के पीछे आधे घंटे से चल रहा था। यानी अब उन्हें किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं थी, अब उन्हें किसी रेडियो सिग्नल की जरूरत नहीं थी, केवल उस पायलट का अनुसरण करना था जो उनके आगे चल रहा था। और लास्ट फ्यूल टैंक पे था। अब कितना पेट्रोल बचा, कितना फ्यूल बचा? 5 से 10 मिनट फ्लाइंग का फ्यूल बचा। हम यहाँ पेट्रोल वर्ड यूज़ नहीं करते हैं, हम यहाँ फ्यूल वर्ड यूज़ करते हैं, क्योंकि इनका जो फ्यूल होता है वो अलग टाइप का होता है। और अभी भी जब 5-10 मिनट का जो फ्लाइंग के लिए जो फ्यूल बचा है और स्टॉर्म एंडिंग के कोई संभावना नहीं है, यानी अगले 5 से 10 मिनट के अंदर उन्हें किसी एयरपोर्ट पर उतरना पड़ेगा, नहीं तो लो फ्यूल की वजह से एरोप्लेन हवा में ही बंद हो जाएगा और फिर अचानक वो नीचे भी गिर जाएगा। अब जो पायलट थे डेकोटा का, अब वो रियल डेंजर में थे कि अगले 10 मिनट उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाले थे। अगर वो 10 मिनट में इन बादलों से निकलकर किसी एयरपोर्ट पर लैंड नहीं हुए तो उनके प्लेन के क्रैश होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो गई थी। बट वही है ना, मिरेकल्स की बात है। बट सडनली द पायलट ऑफ मिस्टीरियस एरोप्लेन स्टार्टेड कमिंग डाउन। लेकिन अचानक एकदम क्या हुआ कि जो रहस्यमयी प्लेन जो उनके आगे आगे चल रहा था वो नीचे आना शुरू हुआ एकदम। और जैसे ही वो नीचे आने लगे वो बादलों से बाहर आ गए, एंड ही वॉज प्लीज टू सी रनवे अहेड ऑफ हिम। और उसे रनवे की लाइटें दिखाई दी अपने आगे ही। उसने अपने चारों तरफ देखा अपने दोस्त को जो जिसने उस तूफान में उसकी हेल्प की थी, बट वो विमान अचानक गायब हो गया, वो उन्हें नजर ही नहीं आ रहा था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन। वो एरोप्लेन तो एकदम गायब ही हो गया। जैसे वो बादलों से निकले उन्होंने रनवे देखा, जितनी देर रनवे देखा इतनी देर में वो प्लेन गायब हो गया। अब चलिए, अब उतरना तो था ही क्योंकि उनके पास फ्यूल ज़्यादा नहीं था, तो डेकोटा एरोप्लेन लैंडेड सेफली, वो उतर गए।
अब सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्हें ये पता ही नहीं था वो कहाँ पर लैंड हुए हैं। ही वेंट टू द कंट्रोल टावर और एनक्वायर्ड अबाउट हिज प्लेस ऑफ लैंडिंग। कंट्रोल टावर पे गए और पूछा भाई मैं कहाँ उतरा हूँ। हु वॉज फ्लाइंग विद हिम इन द स्टॉर्म, कि मेरे साथ जो दूसरा प्लेन था वो कौन था। द विमेन टोल्ड हिम, एक वहाँ पर विमेन थी, उसने कहा नो अदर एरोप्लेन वॉज फ्लाइंग टू नाइट, हिज वॉज द ओनली वन शी कुड सी ऑन द रडार। कहता मुझे रडार पर केवल आपका प्लेन नजर आ रहा था, दूसरा और कोई प्लेन आसमान में इस समय नहीं था। द नरेटर वॉज सरप्राइज टू हियर दिस, वो नरेटर बहुत हैरान हुआ। स्टूडेंट्स आप सोच के देखिए कि आप किसी के पीछे पीछे अंधेरे में चलते जा रहे हैं, जैसे आप रोशनी में गए वो व्यक्ति आपको दिखाई ही नहीं दे, कैसा लगेगा आपको। तो बिल्कुल वैसी ही फीलिंग हमारे नरेटर की थी। तो स्टूडेंट्स अब हम लोगों के लिए एक लेसन है कि पायलट डेकोटा प्लेन लैंड हो गया सेफली, खतरा उठाया और उसके बाद वो लैंड हो गए। तो ऐसे ही हमारे जीवन में हम चैलेंजेस फेस करते हैं और हमें बिल्कुल क्विक डिसीजन लेना होता है, एकदम तेजी से डिसीजन लेना होता है। क्वेश्चन ये है कि आप डिसीजन को कैसे लेंगे। उस समय जब आपको एकदम डिसीजन लेना हो तो आप डिसीजन कैसे लगे और आपका डिसीजन क्या होगा। अगर आप डेकोटा पायलट की जगह पर होते तो आपका डिसीजन क्या होता। क्या आप खतरा लेते या आप वापस जाते और नेक्स्ट डे फिर से ट्राई करते, फिर से वापस आते। यही सेम सिचुएशन हमारे आगे हमेशा होती है। रैश ड्राइविंग क्यों होती है? क्योंकि या तो हम उसे पसंद करते हैं, हमारी इमोशंस होती है ना, और या हम घर जल्दी पहुंचना चाहते हैं, उसके लिए हम भाग रहे होते हैं। तो ये चैलेंजेस जो हमारी लाइफ के हैं, एक स्टूडेंट को ये बहुत ज़रूरी है सीखना कि मुझे अपने जीवन के डिसीज़न क्या भावनाओं में बह कर लेने हैं या अपने मस्तिष्क को अप्लाई करके डिसीज़न लेने हैं। क्योंकि भावनाओं में बहकर लिए गए डिसीज़न बहुत बार गलत भी हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने इस लेसन को एंजॉय किया होगा और अपने चैलेंजेस को भी आप अच्छी तरीके से जान गए होंगे। तो भविष्य में जब भी आप डिसीज़न लें तो आप अपने मस्तिष्क की बात ज़रूर सुनें, अपने लॉजिक्स देखें और तब डिसीज़न लें। थैंक यू एवरीवन, सी यू सून।